नमस्कार, मैं हूं अवनी चौधरी और आप देख रहे हैं हरियाणा आज। चलिए नजर डालेंगे हरियाणा की टॉप 10 खबरों पर। रेवाड़ी जिले में नशा कारोबारी की शहर के अंबेडकर चौक स्थित प्रॉपर्टी पर मंगलवार को नगर परिषद की तरफ से बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान बाहरी पुलिस फोर्स भी तैनात की गई, जिससे किसी तरह का विरोध ना हो सके। हेल्प के लिए लेटर आया था, भी हमने तोड़-फोड़ करनी है, तो हमने अपनी उनको हेल्प के लिए कम से कम 50-60 जवान हेल्प लगाए हुए थे। मैं भी आया हुआ। नशा का भी कुछ जुड़ा हुआ है कि नशे पे जो कार्रवाई है उसको लेकर भी ये कार्रवाई पता लगा भी है, तो जिसकी दुकान है तो वो पहले नशा का काम करता था, तो उसमें भी जो अवैध निर्माण था ना, सिर्फ वही पास। खबर की धड़कन समझते हैं हम, हालात की संजीदगी जानते हैं हम। एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें। जिम्मेदारी जितनी शासन की उतनी आम हिंदुस्तानी की, क्योंकि हम हैं। अंबाला के वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम में तैराकी द्वारा एक टैलेंट हंट कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्यमंत्री के रूप में हरियाणा स्पोर्ट्स के डायरेक्टर और आईपीएस पंकज नैन पहुंचे। इस कंपटीशन में पहुंचकर उन्होंने अंबाला स्पोर्ट स्टेडियम में बने स्विमिंग पूल की तारीफ की और कहा कि पिछले कई साल से अंबाला और पूरे प्रदेश के बच्चे स्विमिंग के साथ साथ अब मेडल भी जीत रहे हैं। आज ये पहला हमारा जेजी मेमोरियल स्विमिंग का टैलेंट हंट कंपटीशन अंबाला में हुआ है। अंबाला में जब से हमारा ऑल वेदर स्विमिंग पूल बना है, यहाँ के बच्चों के लिए, स्टेट के बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। और स्विमिंग में हरियाणा कहीं ना कहीं थोड़ा पिछड़ा हुआ था, पर पिछले 1 साल से काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है। मुझे यकीन है कि इस तरीके के टूर्नामेंट अब जब हर साल होंगे तो काफ़ी बच्चों को मौका मिलेगा और उससे हम राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस हमारे स्विमिंग पूल से बच्चे प्रोड्यूस कर पाएंगे। सबसे खुशी की बात है कि अंबाला के ही बच्चों ने आज ओवरऑल यहाँ पर ट्रॉफ़ी भी जीती है, तो पिछले 1 साल की मेहनत का नतीजा सभी के सामने आ रहा है। श्री जयगोपाल जी, उनके ग्रैंडसन राम जो स्विमिंग कोच है, उसने अपने ग्रैंडफादर की मेमोरी के लिए और उनको सदा के लिए ज़िंदा रखने के लिए एक ग्रैंड टूर्नामेंट का आयोजन किया है। मैं परिवार को, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जयगोपाल जी मेरे बहुत दोस्त थे, ज़्यादा मेरे लिए तो सब कुछ ही थे। मुझे अंबाला में लाने वाले भी वही थे और सेटल करने वाले वही थे। धन्यवाद। जिला खेल अधिकारी अंबाला। खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए अनेक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है। हरियाणा में जब से ये ऑल वेदर स्विमिंग पूल बना है, तो यहाँ पर अनेक प्रकार की कंपटीशन होते हैं, जो कि हरियाणा के खिलाड़ियों को और अंबाला के विशेषकर खिलाड़ियों को मौका मिलता है आगे बढ़ने के लिए। ये छोटे छोटे स्टेप हैं। उससे पहले हमने यहाँ खेलो इंडिया कराया, फिर स्कूल के 2-3 टूर्नामेंट कराए। आज ये श्री जेजी शर्मा जी की यादगार में ये मेमोरियल टूर्नामेंट कराया। इसमें हर वर्ग के बच्चों ने भाग लिया और इस प्रकार के टूर्नामेंट होते रहें तो मैं समझता हूँ छोटे छोटे बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है और ये सराहनीय कदम है। इसलिए मैं शर्मा फैमिली को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। नाम के साथ मैं राम स्वरूप शर्मा, स्विमिंग कोच अंबाला। जब से मैं इस विभाग में कार्यरत हुआ हूँ, तब से मेरा एक ही विज़न है कि अंबाला के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्विमिंग में मेडल जीतें। और इसके लिए मेरी पोस्टिंग के बाद से ही मैंने यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया था। एक चीज़ की जो हमारे को यहाँ कमी थी ऑल वेदर स्विमिंग पूल की पूरे हरियाणा में, उसके लिए यहाँ पे हमने मंत्री जी श्री रणवीर सिंह जी डिमांड की थी और उन्होंने वो डिमांड पूरी करी। इसके लिए मैं उनका दिल से बड़ा आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और आने वाले समय में मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ और जितने भी स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी के लोग हैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि अंबाला के जो स्विमर्स हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम चमकाएंगे। आज जो हमने ये टूर्नामेंट श्री जेजी शर्मा जी, जो कि मेरे ग्रैंडफादर थे, उनकी याद में कराया है, जिन्होंने लगभग 40 साल से भी ज़्यादा वर्ष तक स्पोर्ट्स को दिए हैं अपनी लाइफ के, और स्पेशली स्विमिंग और बॉक्सिंग। स्विमिंग की काफ़ी नेशनल्स उन्होंने यहाँ कराई है। जितने भी आज स्विमिंग के एसोसिएशंस या आप कह लो पुलिस में, महकमे में सीनियर पोस्ट पे लोग लगे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग उनसे प्रभावित होकर उनकी सहायता से ही इस मुकाम पर पहुँचे हैं। और जो भी कोई आज उनके स्विमिंग से जुड़ा हुआ है, वो सब उनको ट्रिब्यूट देने के लिए यहाँ पे आए। और हम ये चैम्पियनशिप हर साल कराया करेंगे उनकी याद में, ताकि आने वाले बच्चों को भी उनके बारे में पता लगे। धन्यवाद। जब सो जाता है सारा शहर तो जागते हैं
क्राइम के सौदागर, लेकिन अब चलेगा हंटर। होगा क्राइम का पोस्टमार्टम। देखना ना भूलें खास कार्यक्रम क्राइम का पोस्टमार्टम। अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिकों द्वारा सीमा पार घुसपैठ करने के मामले में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने चीनी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि ये 1962 के कमजोर दिल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का भारत नहीं है, बल्कि ये 2022 के शेर दिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत है। उसको लेके काफी विवाद हो रहा है, उसको गिरफ्तार भी किया। पटेरिया को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी गहन जांच होनी चाहिए कि उसकी इस बात को कहने के पीछे या इसको उकसाने के पीछे ये बात कहने के लिए कौन कौन लोग हैं, और कानून का जो देश का कानून है उसके तहत जो कड़ी से कड़ी सज़ा बनती है वो ऐसे व्यक्ति को देनी चाहिए। कहना चाहेंगे चीन सीमा पर फिर उछल कूद कर रहा है। चीन को ये संज्ञान होना चाहिए कि ये 1962 के कमज़ोर दिल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का भारत नहीं है, ये 2022 के शेर दिल नरेंद्र मोदी का भारत है। इसलिए सावधान रहना चाहिए। पानीपत जिले के गांव झांबा में चुनावी रंजिश के कारण पुराने सरपंच के परिजनों ने 3 गांव के लोगों के साथ मिलकर महिला सरपंच के जेठ पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। हमलावर खेत में पीड़ित का गला रेत कर हत्या की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। सरपंच के परिवार वालों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शव को गृह में रखवा दिया है। कल शाम को सूचना मिली थी, सही राम हैं त्यागी, उनका मर्डर हो गया 7:30 बजे करीब। शाम को सूचना मिलने पर मौके पे गए थे। कल तो डेड बॉडी यहाँ रखवा दी थी हॉस्पिटल में। आज उन्होंने घर वाले ने, उसके भाई श्याम ने कंप्लेंट दिया कि गांव के चुनावी रंजिश के कारण जो पुराना सरपंच सुभाष, संदीप, सीटू और एक नफीस, उन चारों के खिलाफ कंप्लेंट दिया भी इन्होंने हमारे भाई की हत्या कर दिया और सिर में चोट लग रही थी उसकी जब वहाँ मिली थी डेड बॉडी, तो उसमें एफआईआर लॉन्च कर दिया। अब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इसका पोस्टमार्टम करवाने के लिए यहाँ आया। आरोप यही लगाया कि वोट नहीं दी थी, इस कारण से इलेक्शन में कोई हमारी बहसबाजी चल रही थी, उस वजह से इन्होंने ये सब गर्दन पे वार कर, गर्दन पे और सिर पे बाईं तरफ वार कर रखे हैं और उससे उसकी डेथ हुई है, मौके पे डेथ है। कोई अरेस्टिंग भी हुई है सर? नहीं, अभी नहीं, अभी तो पूछताछ करेंगे आगे, जैसे इन्वेस्टिगेशन में बात है। मामला दर्ज कर दिया है। सोनीपत में मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम की छापेमारी से जिले भर में मचा हड़कंप। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम दलबल के साथ सोनीपत सेक्टर 3 स्थित दमकल विभाग के दफ्तर में पहुंची, लेकिन उस दौरान दफ्तर में अधिकारियों सहित 6 कर्मचारी ड्यूटी से नदारद मिले। मोबाइल नंबर जो मरता है आपके
नहीं आपका क्या बताऊँ, मैंने तो ऊपर अधिकारियों को बताना है, भाई आप आए तो नहीं ना। मतलब वो बताओ ना, जज्जर बताओ, आपकी जज्जर हो। ये आपका इसका रिकॉर्ड चेक करना है, एक तो NOC वगैरह का, गाड़ियों का है नहीं। कर्मचारी आपका कोई नहीं आया, आपके दफ्तर का 9 बजे ताला लग रहा था बिल्कुल। रेड की गई थी सेक्टर 3 में, किस प्रकार के तथ्य सामने आए, किस प्रकार की कार्रवाई अमल में लाई गई है? कुछ अनियमितताओं की शिकायतें हमें मिल रही थी कि अधिकारी जो है समय पर नहीं आ रहे हैं और लोगों को जो परेशानी आ रही है वो NOC से रिलेटेड आ रही है। जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, अदर कंसर्न जिनको भी NOC फायर NOC चाहिए होती है, जब वो अप्लाई करते हैं तो समय से उन्हें NOC भी नहीं मिल पा रही है। इसी के संबंध में रेड की गई थी, कुछ फैक्ट्स खंगाले गए हैं, अधिकारियों के ना आने वाली बातें सही निकली हैं और फैक्ट्स अभी डॉक्यूमेंट्स अभी चेक करे जा रहे हैं। सर बात कर रहे हैं तो कुछ अधिकारी भी नदारद मिले हैं मौके पे, इस प्रकार के तथ्य सामने आए। मुख्य जो दफ्तर है उसमें ADFO खुद रहने चाहिए, उनके पास एडिशनल चार्ज बताया गया है कि झज्जर का है। जब 2 बजे तक चेकिंग की जा रही थी तब तक वो वहाँ पे पहुँचे नहीं थे, उन्हें पता था कि चेकिंग हो रही है। सर दस्तावेज इस प्रकार से चेक किए गए, कोई खामियां इस प्रकार की कोई अलग से मिली हो कि भाई जो जानकारी जो है वाकई मतलब मिली हो? NOC जो हाइड्रेंट से रिलेटेड देनी होती है फायर शमन विभाग को, इंडस्ट्रीज वगैरह को, हमने कंगाला है कि वे डॉक्यूमेंट्स 2021 में तकरीबन 3000 एप्लीकेशंस थी जिनमें से 931 के आसपास रिजेक्ट की गई। अब उनके कारण हम जानने की कोशिश करें क्यों रिजेक्ट हुई, क्या कारण रहे। इसी तरह से 2022 में तकरीबन 1900 के आसपास एप्लीकेशन अभी तक आई हैं जिनमें से 450 के आसपास उन्होंने रिजेक्ट कर दी। तो रिजेक्शन का कारण क्या रहा, किन कारणों की वजह से ये हुई हैं, क्या वो सही कारण थे, इनको फाइल खंगालने के बाद ही पता चल पाएगा। जांच कराई जाएगी इसमें? बिल्कुल जांच की जाएगी।
कर्मचारियों ने हाथों में झाड़ू, झंडे और नगर निगम प्रशासन और सरकार के खिलाफ रोष जताया। इसके साथ ही कर्मचारियों ने ठेकेदार पर कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि उनको ठेकेदार द्वारा औजार जैसे झाड़ू, मास्क, हाथों के दस्ताने नहीं दिए जाते, जिससे कि उन्हें गंभीर बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। जी आपका? मेरा नाम संदीप है जी। मैं फायर का राज्य का वरिष्ठ उप प्रधान हूँ। इधर देखो, सोनीपत फायर का जिले का प्रधान हूँ। हाँ, क्या कहेंगे, किन मांगों को लेकर आज ये प्रोटेस्ट है? सरकार से हमारा 29 अक्टूबर का समझौता हुआ था 11 दिन की हड़ताल के बाद में। उसमें ये सरकार ने पूरी बाकायदा प्रोसीडिंग की थी। उमा शंकर बैठे थे, निकाय मंत्री बैठे थे उसमें, और उसमें जो पूरी कैबिनेट की मीटिंग थी उसमें समझौता हुआ था सफाई कर्मचारियों का ठेका खत्म होगा, जो पेरोल कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, फायर के जो रोजगार पर लगे हुए कर्मचारियों को 58 साल की जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी, और 1000 रुपये फायर को जोखिम भत्ता और नगर पालिका को 1000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा। आज तक कोई पत्राचार जारी नहीं किया। सरकार एक नई चाल चल हो रही है, फायर को निकाय से निकालकर राजस्व विभाग में शामिल करना जारी है, और उससे जो रोजगार पर लगे हुए कर्मचारियों के रोजगार पर खतरा है, इसको नगर पालिका कर्मचारी संघ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा और एक बड़े आंदोलन की घोषणा करेगा जल्दी। ठीक है। इस बात को लेकर ये प्रदर्शन है, किस प्रकार से पैदल मार्च निकाला जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक है, किन मांगों को लेकर है? ये मैं राजा भाई, जिला प्रधान नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा सोनीपत। आज जो ये झाड़ू प्रदर्शन जो है, ये हमारा 29 अक्टूबर 2022 को सरकार के बीच में समझौता लागू हुआ था, और सरकार ने अभी तक कोई परिपत्र जारी नहीं करा, और हमने पहले भी एक बार डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा था। आज दोबारा से फिर ज्ञापन सौंप रहे हैं, और हम अपने नगर निगम से पैदल मार्च करके डीसी कार्यालय पर पहुंचेंगे। डीसी साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप दिया गया है। कितनी परेशानी इन दिनों आ रही है, क्या क्या दिक्कत आ रही है? देखो, परेशानी तो देखो हम है जी, परेशान हम भी हैं, और हम आम जनता से क्षमा चाहेंगे कि हमें मजबूर होकर यानी हड़ताल का एक सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि अधिकारी और सरकार नहीं चाहती, सरकार खुद चाहती है कि हड़ताल करे। पिछले दिनों सरकार के साथ समझौता हुआ था, बैठक हुई थी कई दौर की, और ये भी एक लेटर जारी करने की बात आई थी। अभी तक ऐसा कोई परिपत्र जारी नहीं करा, और हम ये चाहते हैं सरकार जल्द से जल्द होश में परिपत्र जारी करे, नहीं तो जी हमें दोबारा से हड़ताल के लिए घोषणा के लिए रुख अपनाना पड़ेगा। क्या नाम आपका? मैं जिला प्रधान राजा भाई, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा। तो क्या नाम आपका? मेरा नाम कमलेश है जी, और नगर निगम महिलाओं की सब कमेटी प्रधान। और जी क्या नाम है, हमारी सरकार से ये लड़ाई है कि सरकार बार बार वादा करती है और फिर वादा करके मुकर जाती है। हम अपनी हड़ताल पे जाते हैं उनके कहने पे, उसके बाद उनके वादे पे हम अपनी हड़ताल को उठा देते हैं, फिर हमारा फ़ायदा उठाया जा रहा है जी। हम सरकार को ये बता देना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी हमारी बातों का समाधान करो, वरना फिर हम हर कोने में जाएंगे, अपने भाइयों को, कर्मचारियों को, सबको जोड़ेंगे, और फिर हम लंबी हड़ताल पे जाएंगे जी। सरकार फिर खुद इस बात की वो होएगी भाई कि नुकसान हुआ तो खुद अपने उसका हकदार होंगे जी, नहीं तो फिर हम लंबी हड़ताल पे जाएंगे और शहर को सड़ाएंगे, लड़ेंगे और मरेंगे, और जी अपनी मांगों का भाई पूरा समाधान करवा के ही फिर हम हटेंगे। जब सो जाता है सारा शहर तो जागते हैं क्राइम के सौदागर, लेकिन अब चलेगा हंटर। होगा क्राइम का पोस्टमार्टम। देखना ना भूलें खास कार्यक्रम क्राइम का पोस्टमार्टम। हरियाणा के यमुनानगर में थाना छप्पर एरिया के गांव कलावट में बीती रात सीएम फ्लाइंग ने 4 राइस मिलों पर रेड की। जांच के दौरान इनमें धान कम पाई गई। राइस मिलों में करीब 58,23,000 रुपए का जुर्माना किया गया। 2 राइस मिलों में तो करीब 900 क्विंटल धान गायब पाया गया। मिलों में छानबीन देर रात तक चलती रही। नमस्कार, आज मैं भारत आज जो राष्ट्रव्यापी चैनल है और जिसका हरियाणा आज के शुभ आरंभ पर सबसे पहले पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। ये चैनल हरियाणा की विशेषकर पानीपत की समस्याओं को उजागर करेगा और पानीपत के विकास में और पानीपत की तरक्की में नए आयाम स्थापित करेगा और निष्पक्ष पत्रकारिता का जो नमूना पूरे देश में स्थापित है उसको हरियाणा में भी स्थापित करेगा और पानीपत के विकास में विशेष रूप से इस चैनल का योगदान रहेगा। धन्यवाद।
हरियाणा के पानीपत जिले में अब दिल्ली और चंडीगढ़ की तर्ज पर किन्नरों के लिए पहला सुलभ शौचालय बनने जा रहा है। इनर व्हील क्लब द्वारा पानीपत के बस स्टैंड पर शौचालय के निर्माण के लिए रोडवेज परिसर में मंगलवार को नींव का पत्थर रखा गया है। नगर निगम द्वारा शौचालय बनाने पर मंजूरी भी दे दी गई है। करते हैं तो या तो महिला या पुरुष लिखा जाता है, लेकिन जो किन्नर समाज है वो कहीं ना कहीं बहुत इग्नोर होता है, नेग्लेक्ट होता है। वो इक्वल के भागीदार हैं। जब हम बात करें तो हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस वर्ग को भी जाने, पहचाने और उनको एक सम्माननीय स्टेटस दे समाज में। तो उसी के तहत ये एक सोच है हमारी इनर व्हील क्लब की प्रेसिडेंट मेघा भाटिया जी की कि यहाँ पर ट्रांसजेंडर एक वॉशरूम बनाया जाए। तो शुरुआत हमने बस स्टैंड पर करी है, अभी तो आगाज़ किया है, अंजाम अभी बाकी है। अगर इसका रिस्पांस हमें अच्छा मिलता है तो इनर व्हील बढ़ चढ़कर भाग लेगा और कोशिश करेगा कि पूरे किन्नर समाज को आगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित कर सके और उनको समाज में एक अच्छा स्टेटस दिला सके। परिचय दे दीजिए। डिस्ट्रिक्ट की अगर आप बात करें, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व चंडीगढ़, ये सभी इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट 308 में आता है। पहली मुहिम यहाँ पर पानीपत में शुरू करी जा रही है। अगर ये सक्सेसफुल रहती है तो इसको हम बाकी जगहों पर भी इस मॉडल को रेप्लिकेट करेंगे। देखो जी, प्रकृति ने जो दिया है हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। जैसे आजकल ट्रांसजेंडर का ये जो हमने चुनाव प्रक्रिया में जी महिलाओं के अलावा जैसे हमने रिजर्वेशन किया है महिला और महिलाओं के अलावा, उसी तरह पे हम देखते हैं कि कई जगह इनको अपेक्षित दृष्टि से देखा जाता है। वो एक गलत बात है। प्रकृति ने जो बनाया उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। उसी के मद्देनज़र जैसे इन रोटरी क्लब वालों का और मेयर मैडम का मेरे पास मैसेज आया था कि इस तरह से हम बस अड्डे पर एक टॉयलेट की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो आप हमें सहमति दे सकते हैं। तो फिर जैसे हमारे सुलभ शौचालय हैं सरकार ने ही बना रखे हैं, उसी संदर्भ में हमारे पास जगह अवेलेबल थी, हमने उसमें सहमति दी है। और ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है कि उनको आरामदारी से, जैसे पुरुषों का शौचालय अलग है, महिलाओं का अलग है, इसी तरह उनको किन्नरों का भी अलग से शौचालय यहाँ पे स्थापित हो जाएगा। तो एक अच्छी बात है। हमारे शहर की मेयर अवनीत जी ने मुझे एक दिन हम मिले थे तो उन्होंने मुझे बताया था कि इस तरह से जो है वो साधना जी से कई बार मिलती हैं और इनकी आपस में बात हुई है कि आज तक हरियाणा में ट्रांसजेंडर वॉशरूम जो है कभी भी ओपन नहीं किया गया है। तो मैं चाहती हूँ कि इनर व्हील पानीपत सेंट्रल इसकी पहल करे और जो है ये ट्रांसजेंडर वॉशरूम जो है अपने पानीपत शहर से हरियाणा में, क्योंकि आपको पता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हरियाणा की देन है। जो भी है, मुख्यमंत्री ने हमारा हरियाणा ही क्यों चुना, प्रधानमंत्री ने भी हमारा हरियाणा ही क्यों, और वो भी पानीपत क्यों चुना, क्योंकि उन्हें कुछ लगा होगा। तो हम इस मुहिम में ही आगे बढ़ते हुए जो है शहर के लिए कि जो भी कुछ हो सकता है, तो हमारे उसमें हमने ट्रांसजेंडर वॉशरूम का पहली बार यहाँ पानीपत में जो है यहाँ पे आज स्थापना रखी गई है और मेरी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन आई हुई है अपेक्षा मैम, और जो समय समय पर इतनी अच्छी गाइडलाइंस देती रहती हैं और ये सारा भी मैंने उनसे गाइडलाइंस करके कि किस तरह से स्टेप्स क्या लिए जाएं, कैसे हैं। तो वही है, जब तो मैं बार बार इनका धन्यवाद कर रही हूँ इस टीम का। बार बार मेरे को तो याद नहीं है कि हरियाणा के अंदर ही इन्होंने पहला कदम उठाया हमारे किन्नर समाज के बारे में। बहुत अच्छा कदम उठाया है ना। दिल्ली में भी है, हिमाचल में भी, उधर क्या नाम मध्य प्रदेश में है, हमारे बॉम्बे में है, हर जगह हर स्टेट में बन रहे हैं किन्नर समाज के लिए वॉशरूम। पर ये हमारा हरियाणा के अंदर कि एक ये काम था सरकार का, जिस सरकार को मेरी बात का बुरा लगे मुझे कोई डर भी नहीं है, ठीक है ना। सरकार का काम तो जो ये लोग कर रहे हैं, ये जो सारी टीम कर रही है ना, चलो सरकार ने करी होगी, सरकार आगे क्यों नहीं आई, आपसे पहले क्यों नहीं। मैं बुरा नहीं कर रही हूँ, वो मेरे भाई संजय भाटिया मेरे भाई हैं, वो प्रमोद विज मेरे भाई हैं। ऐसा पर जो बात होती है मेरी गलती निकाल सकती है, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये मतलब मैं इनका सभी का धन्यवाद करती हूँ, इनकी सोच का, इनके विचार का बहुत अति धन्यवाद करती हूँ, और ख़ासकर मेघा भाटिया जी का, ठीक है ना। और उनको मेरा आशीर्वाद है और सबको मेरा आशीर्वाद है, आप लोगों को मेरा आशीर्वाद। खबर की धड़कन समझते हैं हम, हालात की संजीदगी जानते हैं हम। एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें। जिम्मेदारी जितनी शासन की उतनी आम हिंदुस्तानी की, क्योंकि हम हैं। जींद जिले के कंडेला गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के 5 विद्यार्थियों ने अध्यापक नवीन के साथ मिलकर एक हाइब्रिड बाइक बनाने का कारनामा कर दिखाया है, जिसकी चर्चा जोरों पर है। हरियाणा आज हमारा जो खास कार्यक्रम है, टैलेंट है तो दिखेगा, इसकी
कड़ी में आज हम आए हैं जींद के एक ऐतिहासिक गांव कंडेला गांव के अंदर। इसी कड़ी में हम यहाँ के एक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के अंदर खड़े हैं और हमारा जो खास कार्यक्रम है टैलेंट है तो दिखेगा, एक ऐसा टैलेंट जहाँ सरकारी स्कूल के बच्चों ने एक हाइब्रिड बाइक बनाई है और बाइक भी ऐसी जिसकी खूबियाँ अगर मैं गिनाऊँ तो अनगिनत हैं। इन खूबियों को जानने के लिए हम सीधे चलते हैं गुरुजी के पास, जिन्होंने इस बाइक को बनवाने में अपने जो शिष्यों की मदद की है और इनके 5 शिष्यों ने मिलकर ये कारनामा कर दिखाया है। बात की जाए सीधे सीधे इनके जो द्रोणाचार्य हैं, उनके जो पांडव हैं, सभी से बात करेंगे। बात करते हैं नवीन जी से। नमस्कार जी, कैसे हैं? नमस्कार सर, बढ़िया सर। आपके जो विद्यार्थी हैं, आपके जो शिष्य हैं, उन्होंने एक हाइब्रिड बाइक का निर्माण किया है। क्या है ये हाइब्रिड बाइक और किस तरीके से काम करती है और क्या क्या इसकी खूबियाँ हैं? सबसे पहले तो मेरे स्कूल के जो स्टाफ मेंबर हैं और बच्चे हैं, प्रिंसिपल महोदय हैं, सबको मैं इस काम के लिए बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने इस लगन के लिए मुझे निपुण सोचा और जिस उनकी मेहनत के बदल, उनके अच्छे विचार के बदल हमने ये हाइब्रिड बाइक बनाई है। आपको पता हो कि आजकल सभी वर्ल्ड की, इंडिया की और हरियाणा की कंपनियां हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, वो या तो पेट्रोल की बाइक बनाती हैं या इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है। जैसे एलोन मस्क है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ध्यान दे रहा है। जैसे इंडिया की हीरो कंपनी है, होंडा कंपनी है, यामा कंपनी है, जो इंडिया में अपना बाइक को मैन्युफैक्चर करती है, वो एक ही फ्यूल पर गाड़ी को चलाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग करती है। हमने बोथ मेथड से, फ्यूल से और बैटरी से चलने वाली एक हाइब्रिड बाइक बनाई है जो फ्यूल को सेव भी करेगी, फ्यूल ख़त्म होने के बाद हमें किसी प्रॉब्लम को जो सामना करना पड़ता है उससे भी बचाएगी, और दिन या रात के समय जो हमें जो फ्यूल की सेविंग है, पैसे की बचत है, उसमें भी हमें कारगर साबित होगी। किस तरीके से ये काम करती है? किन किन उपकरणों का इसमें इस्तेमाल हुआ? सर, इस बाइक को बनाने के लिए आपको पता होगा हाइब्रिड होता है जो फ्यूल से और इलेक्ट्रिक मोटर से चलती है, उसको हम हाइब्रिड बोलते हैं। तो हमने इसको साधारण इंजन को देखकर एक इलेक्ट्रिक मोटर और एक इलेक्ट्रिक बैटरी और एक डबल चेन सेट का प्रयोग किया है और एक स्विच लगता है इसमें ऑन ऑफ का, जो जिससे बैटरी, ये बाइक है जो बैटरी पर चलती है। सर, कितने घंटे इसको चार्ज करना पड़ता है, कितने किलोमीटर ये चलती है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो नॉर्मल हाइब्रिड जो बाइक होती है उसको मैंने जो ये हाइब्रिड बाइक बनाई है, जो नॉर्मल हमारी इलेक्ट्रिक बाइक होती है उसको चार्ज करने के लिए अलग से घर पे चार्जिंग करना पड़ता है, या जो स्टेशन खुले हैं चार्जिंग, जैसे आपको पता है कि टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी नेक्सॉन इलेक्ट्रिक गाड़ी बना रही है, टाटा नेक्सॉन हो गई, टियागो हो गई, टिगोर हो गई है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ध्यान दे रही है। आपको पता है कि अपने इंडिया में इलेक्ट्रिक स्टेशन, जो चार्जिंग स्टेशन नहीं है, ठीक है, तो हमने ऐसी बाइक बनाई है जो चलते चलते हमने अलग से चार्जिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें अलग से नीड्स नहीं पड़ेगी। इसमें एक मैग्नेटिक कोयल, आपको पता है कि जितने भी हमारे ऑटोमोबाइल के टीचर हैं, जो इंजीनियर हैं, सबको पता है कि जो नॉर्मल बाइक होती है उसमें एक मैग्नेटिक कोयल लगी होती है जिसका काम इंजन स्टार्ट होने पर बैटरी को चार्ज करने का होता है। तो इसमें भी हमने साधारण इंजन की तरह एक मैग्नेटिक कोयल लगाई गई है, जो जब हमारा इंजन स्टार्ट होता है तब इस बैटरी को चार्ज करता है, जिससे हमारी गाड़ी रुकती नहीं है, चलते चलते ही चार्ज होता रहती है। तकरीबन कितने किलोमीटर चलती है? 40-45 किलोमीटर नॉर्मल निकाल देगी सर। इसको अगर इसकी पावर हम बढ़ाएंगे, इसकी एवरेज, अगर इसकी माइलेज बढ़ाएंगे तो इसके अंदर हम थोड़ी ही 1.5 हॉर्स पावर या 2 हॉर्स पावर इसके पावर, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ करना पड़ेगा सर। क्या आपने जो चीज़ बनाई है इसको पेटेंट कराया भी है आप? नहीं सर, अभी पेटेंट नहीं करवाया, लेकिन पेटेंट करवाने की सोच रहे हैं। आपके वो विद्यार्थियों को लेके आइए, उन धुरंधरों को लेके आइए जिन्होंने इसमें काम किया है, सहयोग किया है, इसको बनाया है इन बच्चों ने। मैं सर, मैं पहले अपने आप को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इसमें एक तो इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ किया गया है, इसमें एक डबल, आपको पता है कि आप लोग देख रहे हैं कि इसमें चैन सेट लगा हुआ है। कुछ लोग सोचते होंगे कि ये बाइक का ही नॉर्मल चैन सेट है, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इसमें डबल चैन सेट लगाया गया है। आगे जो हमारी जो इंजन से जो आउटपुट पावर मिलती है इस चैन सेट से, इस चैन सेट पर नॉर्मल बाइक में जो पावर ट्रांसमिट होती है ऐसी होती है, लेकिन इसमें हमने डबल चैन सेट का यूज़ किया गया है और एक इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ किया गया है और एक बैटरी का यूज़ किया गया है, जो हमारी बाइक को इमरजेंसी में, मतलब अपनी डेस्टिनेशन पर, अपनी मंजिल पर, अपने घर तक पहुंचाने में सक्षम होगी, लायक होगी, कैपेबल होगी। और मान लो रात के समय हमारा गाड़ी में फ्यूल कम है, रात को 10 बजे के बाद फ्यूल ख़त्म हो जाता है, तो उस टाइम तो हम फ्यूल भी नहीं डलवा सकते, तो उस टाइम हमारी जो हमें चोरी डकैती लूटपाट है, जो समस्या का सामना करना पड़ता है, हमें लिफ्ट भी नहीं मिलती तेल खत्म होने के बाद, उन समस्याओं को हमें फेस नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद मैं अपने जो बच्चे हैं, टैलेंटेड हैं, जिनसे मिलकर हमने बाइक बनाई है, सबसे पहले सचदेव को बताना चाहता हूँ। सचदेव अपने बारे में बताएंगे क्योंकि हमारे बच्चे अपने आप को इंट्रोडक्शन करना जानते हैं। थैंक यू। सचदेव से बात करते हैं। सचदेव, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? सर मैं 12th का स्टूडेंट हूँ।
सतदेव है 12वीं क्लास का छात्र है और इसने अपने गुरुजी के साथ और अपने साथियों के साथ इस बाइक को बनाने में अपना सहयोग दिया है। तो बेटा किस तरीके से काम करती है, ये आइडिया कहाँ से आया आपके पास? सर ये आइडिया हमने हमारे टीचर से पाया है। हमारे टीचर बोले कि हमें एक हाइब्रिड बाइक बनानी चाहिए जिससे हमारी समय की बचत हो, पैसे की बचत हो और पेट्रोल की बचत हो, और ज़्यादातर जो हमारी ये समस्याएं आ रही है उनको सॉल्व करने में आसानी हो हमें। किस तरीके से ये काम करती है, इसको आप चला के दिखाइए हमारे दर्शकों को। सर ये हमारा स्विच है जिससे ऑन ऑफ होता है। अभी मैं इसे ऑन करके दिखाता हूँ। ये भी चला बंद कर दे, बंद कर दे। ये वो हाइब्रिड बाइक है जिसको इन होनहार विद्यार्थियों ने बनाया है और इनके गुरुजनों ने बनाया है। अब ये देखना है कि ये बाइक पेटेंट करा के ये कितना लंबे समय तक कामयाब इसको कर पाते हैं। प्रिंसिपल हमारे साथ हैं सुरेंद्र मलिक जी, उनसे जानेंगे कि ये जो हाइब्रिड बाइक बनाई है किस तरीके की बाइक है और क्या मैसेज है इनका आम जनता के लिए। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल सही संजय जी, हमारे छात्रों ने सचिन, सहदेव और इन्होंने अपने अध्यापक श्री नवीन जी ने जो एक इनोवेटिव टेक्निक से एक बाइक का निर्माण किया है, ये वास्तव में अनूठी पहल है। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में स्कूलों में जो लगे हुए टीचर्स, मैं यूँ कहूँगा कि उनमें से बेस्ट हैं हमारे टीचर, और उनके मार्गदर्शन में इनकी पूरी टीम ने एक ऐसी हाइब्रिड बाइक का निर्माण किया है जो कि आने वाले वक्त के लिए एक नज़ीर पेश कर सकता है। और वास्तव में यह एक क्रांतिकारी कदम है। अगर नवीन जी और इनकी टीम आपके सहयोग से इसको पेटेंट करवा पाए तो ये एक बेहतर कदम होगा। शिक्षा के क्षेत्र में आजकल कौशल पे ज़्यादा सरकार और समय की मांग है कि कौशल निर्माण विद्यार्थियों के अंदर हो, और उस कौशल निर्माण में अहम भूमिका निभाई है नवीन जियों ने, और उनके मार्गदर्शन में जो बच्चों ने ये हाइब्रिड बाइक बनाई है, ये वास्तव में एक अनूठी पहल है। इस प्रकार की चीज़ें अगर बच्चों में, अब जापान आगे क्यों है, जापान टेक्नोलॉजी के मामले में आगे है। उनके ऊपर परमाणु अटैक हुआ था, 2 त्रासदियाँ उन्होंने देखी परमाणु अटैक की, लेकिन उन्होंने अपने पैरों पे इस तकनीक के सहारे ही खड़ा होना सीखा, और इसी के सहारे वो आज टेक्नोलॉजी के सिरमौर हैं। तो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा अगर विद्यार्थियों को एकेडमिक्स के अलावा इस प्रकार की इनोवेटिव टेक्निक से, इस तरह से अध्यापक हमारे नवीन जी अगर ऐसे ही अध्यापक हों तो मार्ग प्रशस्त करें, तो वास्तव में शिक्षा को एक क्रांति बनाने में कोई दूर का कदम नहीं होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कंडेला के जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जो टीम है, जो उनके गुरुजी हैं, और ये जो 5 पांडव जिनको मैं कह रहा हूँ, 5 विद्यार्थी, जिसमें प्रमोद है, सत्यदेव है, सचिन है और बहुत से ऐसे लड़के हैं जिन्होंने मिलकर, पूरे 5 साथियों ने मिलकर एक हाइब्रिड बाइक का निर्माण किया है। और बाइक ऐसी जो आपका पेट्रोल ख़त्म हो जाने के बावजूद भी चलती रहेगी। इसी कड़ी में हम आपको किसी और ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जो बड़ा अच्छा टैलेंट रखता है, बहुत बड़ा हुनर रखता है। यह था हमारा आज का खास कार्यक्रम। टैलेंट है तो दिखेगा, ऐसे ही किसी और व्यक्ति से, किसी और शख्स से आपको मिलवाएंगे। बने रहिए भारत आज, हरियाणा आज के साथ। मैं संजय कुमार, हरियाणा आज से अपने सहयोगी संदीप इंदौरा के साथ। जी, जैसे कि आज अभी मेरे संज्ञान में आया है कि भारत आज व हरियाणा आज का एक नया चैनल लॉन्च किया गया है, तो हमारी तरफ से पूरी टीम को, जिन्होंने इन चैनल को लॉन्च किया है, उनको मुबारक हो। व साथ साथ हमारा एक ये भी आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि आप बिल्कुल निष्पक्ष तौर पे पत्रकारिता करेंगे, आमजन की आवाज़ है उसको सरकार तक पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। वह सरकार के जो भी टाइम टू टाइम प्रोग्राम है जो लॉन्च होते हैं उसको भी आमजन तक पहुंचाना सुनिश्चित करोगे। दोबारा से हम ये कहना चाहेंगे कि इससे सरकार को एक लोकतंत्र के स्तंभ के रूप में निष्पक्ष पत्रकारिता का एक नया आगाज भी होगा।
मैं डॉक्टर जितेंद्र कादान, प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर, सिविल हॉस्पिटल जींद। 18 नवंबर को जटलाना में खनन माफियों के द्वारा पत्रकारों पर हुए हमले को लेकर भारतीय किसान संघ ने पत्रकारों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि खनन माफियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि हमें भी डर लगता है और अगर अवैध खनन को लेकर आवाज उठाएंगे तो वो हमें भी मार सकते हैं। इससे पहले भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने भी पत्रकारों के हक को लेकर अपनी आवाज उठाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि पूरी यूनियन पत्रकारों के साथ है। अगर पत्रकारों की गिरफ्तारी होती है तो सबसे पहले मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूँ। अवैध माइनिंग हो रही है लगातार, उसको लेकर किसान संघ क्या करेंगे? अवैध माइनिंग के बारे में किसान संघ ने काफी आवाज उठाई, लेकिन ये पुलिस वाले गोली मरवा देंगे। कई बार थानों में फोन करे, उससे पहले माफियाओं का फोन आ जाता है, भाई थाने में फोन क्यों करते हो आप, हमारे साथ कर लो कुछ सेटिंग। तुम कैसे चले गया नंबर। और ये हुआ भी है एक बार, एक कमालपुर गांव है, खनन माफियाओं का और किसानों का टकराव होया, उसमें काफी चोटें वगैरह लगी। चलान किसानों को होया, माफियाओं का नहीं। वो कोर्ट में भुगते, काफी साल केस चले आज हो। तो ये हालात है इसके तो, खनन के तो जी, मतलब पुलिस नहीं जी, सारी सरकार का लो, पुलिस का लो, प्रशासन का लो, सारे मिल रहे, पुलिस ना के लिए ना नहीं जी। जो सिस्टम बना रहे लोग सत्ता में बैठे, उनको पता नहीं है जी कहाँ कहाँ ये अवैध माइनिंग हो रही, सबको पता, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है जी। आम आदमी शिकायत करता, डरता है जी, उसको अपने बच्चे पाल ले ना, उसके पास इतना जरिया होता कि वो लड़ाई लड़ ले, तो अपने मौत को क्यों गले लगाए जी। अपने बच्चों को पाल रहे लोग आराम से, डर के बह में नहीं कर सकते इनके खिलाफ शिकायत। शिकायत करने का मतलब है मौत। जो अफसरों को नहीं बकसते जी। एक डीएसपी को मेवात के अंदर दिन दिहाड़े मारा, क्या हुआ उसमें? कुछ भी नहीं, छोटी मछलियां पकड़ी, बड़ी कहां गई। ये तो किसी ऊपर मुकदमे कर दे जी, आम कमजोर कड़ी को पकड़ती है। किसमें जी? नहीं, पत्रकार उठाओ ना जी, इस बात ना पोल खोल लो सरकार की। पत्रकार भी चौथा स्तंभ है, एक जागरूक करो समाज को। पत्रकारों की आड़ लेते हैं, नेता लोग पत्रकारों के साथ बातचीत करके खबरें लगाते हैं, लेकिन कभी नेताओं ने ये तो नहीं कहा कि पत्रकारों के साथ भी नाजायज हो रही है। देखो, भारतीय किसान संघ में कोई नेता नहीं है जी, हम है छोटे आम आदमी, हम किसानों के और समाज में काम करते हैं। नेता की कैटेगरी में हम नहीं आते। नेता होते हैं पार्टी के जो वर्कर हैं, वो सब एक है, चाहे पार्टी किसी भी दल की हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, इनेलो की हो, इनका सबका आधार मिलजुल का काम कर रहे जी। अब का तेरी बारी, अगली बार मेरी बारी। इन्हें तो अपनी बारियां बांट रखी है, एक देसी भाषा में कहा है भाई, इबका तेरा वार, इबका मेरा वार, इबका तो खा लिया, अगले फेरी मम्मा खा लूंगा, तो ना बोलिए। चाहे विपक्ष हो चाहे वो। किसानों पे और पत्रकारों पे हमला हुआ था, उस बारे में क्या कहें? ये बड़ा निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर पत्रकार पे ही हमला मतलब भय का माहौल बनाया जाएगा तो भारत का चाइना बनने में ज्यादा वो नहीं है। चाइना में ना कोई पत्रकार बोल सकता है, ना आम आदमी बोल सकता है। अगर कोई अपने हक की आवाज उठाता है तो उसमें बलडोजर चलाया जाता है। तो यही हालात यहाँ बन जाएंगे अगर पत्रकारों पर हमला हुआ। एक पत्रकारिता ही एक ऐसी है जो समाज को जागरूक कर रही है और इन लोगों के बारे में थोड़ा बहुत बता रही भाई ये गलत है। अगर पत्रकारिता को दबाया गया ना जी, चाहे वो प्रिंट मीडिया है चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो ये इस देश का दुर्भाग्य है। मामला भी दर्ज हुआ पत्रकारों के खिलाफ, ये गलत है। सरकार को अगर पत्रकारों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है तो उसको वापस लेना चाहिए और जो गुनाहगार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। भारतीय किसान संघ इस हक में है। हमारे यमुनानगर के साथी हैं जो जनता की आवाज उठाते हैं, जनता जिन बच्चों से तरस होते हैं उसकी ये आवाज उठाते हैं, चाहे वो सरकारी डिपार्टमेंट की बात होती है, दूसरी बात होती है। और जहां अधिकारी लोग नाजायज तौर पे जो परेशान करते हैं, ये उन लोगों के साथ खड़े होते हैं जो भुगतभोगी हैं। तो आज ये यहाँ मिले हैं, बातचीत की है। यहाँ एक बात सबसे बड़ी उभर के आई कि यहाँ बहुत सारे जो प्रशासन में लोग हैं, दूसरे लोग हैं, निगमों में हैं, वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे। और हमने इनकी बात सुनने के बाद ये लगा कि प्रदेश का मुख्यमंत्री हर रोज ये बात कहता है कि भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगे, और इतने सारे लोग जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, फिर इनको दबाया जाता है। या माइनिंग का भी बात आई, माइनिंग के जो गलत माइनिंग कर रहे हैं, जो इलीगल रूप से कर रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाई, मीडिया के लोगों ने भी उठाई और उनके खिलाफ मुकदमे तक की बातें भी। ऐसा क्यों है?
तो या तो फिर मुख्यमंत्री की सोच में कहने में फर्क है या फिर यहाँ के लोगों में, अधिकारियों में कमी है। तो आज यहाँ एक मंच बनाने के लिए भारतीय किसानों के बैनर के नीचे हमारे सभी साथी आज मिले हैं और जल्दी इनका एक सांगठनिक रूप से एक संगठन बनाएंगे बीकेयू की तरफ से। और जो भय इनको दिखाया जाता है प्रशासन की तरफ से, जो समाज का काम करते हैं, उनको डराने का, दबाने का काम किया, ना तो आज के बाद ये दबेंगे और किसी को ज्यादा दबाएंगे भी नहीं। ये जिस भी अधिकारी के दिमाग में या कोई बात हो निकाल के अब आगे काम शुरू करें। ऐसी और खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए हरियाणा आज। खबर की धड़कन समझते हैं हम, हालात की संजीदगी जानते हैं हम। एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें। जिम्मेदारी जितनी शासन की उतनी आम हिंदुस्तानी की, क्योंकि हम हैं भारत आज सबसे आगे।